जब भी ब्लड ट्रांसफर हो रहा था, एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफर हम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे थे, दैट इज एंटीजन का प्रेजेंस। यानी अगर एंटीजन नहीं था, एंटीजन नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे वन मोर एक्सेप्शन अबाउट मेंडल प्रिंसिपल, और ये टॉपिक है मल्टीपल एलेलिज्म का। मल्टीपल एलेलिज्म का क्या मतलब होता है, मल्टीपल एलेलिज्म किसमें देखा जाता है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, आइए समझते हैं आज के वीडियो में। देखिए बच्चे, मल्टीपल एलेलिज्म वर्ड का क्या मतलब है। मल्टीपल मीन्स एक से ज्यादा, दिस इज मोर देन वन, और दिस इज एलील। मल्टीपल एलेलिज्म वर्ड इटसेल्फ सेज जब किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मोर देन वन एलील का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल एलेलिज्म का केस मेंडल को कैसे समझ नहीं आया। रिगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बट हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म को ब्लड ग्रुप के साथ जोड़ करके देखेंगे। तो सवाल ये है कि ये मल्टीपल एलेलिज्म का केस कैसे जनरेट होता है, क्योंकि मेंडल के हिसाब से ये था कि एक पेयर ऑफ एलील एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, बट मल्टीपल एलेलिज्म कहता है कि एक से ज्यादा एलील मिल करके एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा। तो ये कंडीशन अराइज होता है बच्चे ड्यू टू म्यूटेशन, और ये देखने को कहां मिलता है, ये स्टडी होता है ऑन पॉपुलेशन, जबकि मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट के प्रोजेनी पे अपने प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया था। बट मल्टीपल एलेलिज्म के केस को हम पॉपुलेशन पे स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए जीन पूल। नेक्स्ट चीज हम समझते हैं पहली बात कि एलील क्या होता है। एलील कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, इनके ऊपर जो अल्टरनेटिव पेयर है जीन का, इसी को कहते हैं एलील। ऐसे ही इधर भी आप देख सकते हैं, आपके सामने दो कंडीशन बना हुआ है। मल्टीपल एलेलिज्म का केस अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक बात आपको ध्यान ही रखना होता है, मल्टीपल एलील जो है वो सेम लोकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाया जाता है। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं कि मल्टीपल एलिज्म का केस किसके ऊपर स्टडी करते हैं। मल्टीपल एलिज्म का केस पाया गया था ब्लड ग्रुपिंग के साथ। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, ब्लड के डिफरेंट टाइप होते हैं। ब्लड टाइप एक कैरेक्टर हो गया, और ये ब्लड टाइप अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग पाया जाता है। जैसे किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है, और ये ब्लड ग्रुप आप एक इंसान के अंदर नहीं पा सकते। यानी ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप ए भी है, ब्लड ग्रुप बी भी है, ब्लड ग्रुप ओ भी है और ए भी है। ऐसा नहीं होता है, एक इंसान के अंदर एक ही ब्लड ग्रुप होता है। अगर आप ब्लड ग्रुप के पूरे केस को, पूरे सिनेरियो को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अल्टीमेटली एक पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है दैट इज आई जीन। आई जीन का डोमिनेंट फॉर्म को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल फॉर्म है इसका फर्दर दो टाइप होता है, आई ए और आई बी। आई ए और आई बी जब भी प्रेजेंट होगा, जहां भी प्रेजेंट होगा, तो ये अपने आप को विल एक्सप्रेस करेगा। देखिए, अगर आपको पेयर बनाने के लिए कहा जाए आई ए, आई बी और स्मॉल आई की मदद से, तो आप टोटल कितना पेयर बना सकते हैं। देखिए, इस वाले केस में दोनों का दोनों डोमिनेंट था और डोमिनेंट ब्लड ग्रुप एग्जिबिट हुआ। इस वाले केस में दोनों ही डोमिनेंट था, डोमिनेंट ब्लड ग्रुप एग्जिबिट हुआ। इस वाले केस में स्मॉल आई आ गया सामने, क्योंकि ये रेसेसिव था, इसी वजह से इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया गया और ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या दिखा आपको, ए। इसी तरीके से आपके पास के सामने 7 फॉर्म ऑफ ब्लड ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि स्मॉल आई को जब स्मॉल आई के साथ क्रॉस किया गया तो पाया गया ब्लड ग्रुप ओ। तो आपके सामने टोटल कितने तरह के ब्लड ग्रुप आए, तो एक तो ए आया, दूसरा ए बी आया, तीसरा बी आया और चौथा ओ आया। टोटल 4 तरह के फिनोटाइप होते हैं। मल्टीपल एलिज्म के केस में टोटल कितने तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं, इस चीज को पाने के लिए फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब n के जगह पे आपको लिखना होता है वो नंबर ऑफ एलील जो रिस्पॉन्सिबल है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए इन केस ऑफ मल्टीपल एलिज्म। ब्लड ग्रुपिंग का जो केस है इसमें 3 एलील रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो इसलिए यहाँ पे नंबर 3 पुट करेंगे, तो जब 3 × 3+1/2 करेंगे आप, तो ये आएगा 4। तो 4 को 2 से काटेंगे तो दिस विल बी 6, यानी टोटल 6 अलग अलग तरह के जीनोटाइप आप आ सकते हैं। ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझना है तो पहले अपने को समझना पड़ेगा ब्लड ग्रुप क्या होता है। सवाल तो ये उठता है कि ब्लड ग्रुप का आइडिया हम तक कैसे पहुंचा, यानी इंसान को कैसे समझ आया कि किसी इंसान के अंदर ब्लड ग्रुप टाइप का भी कुछ होता है। ब्लड तो है ये समझ में आया, पर ब्लड का भी डिफरेंट ग्रुप होता है, ये कैसे समझ आया। समझिए कि बहुत पुराने टाइम पे जब इतना लैब नहीं हुआ करता था, अर्ली एरा में जब किसी का ऑपरेशन हो, ब्लड का कमी हो, तो वैसे स्थिति में क्या हुआ होगा कभी कि किसी इंसान से ब्लड लेकर उसको दे दिया, ये सोचते हुए कि दोनों की बॉडी में ब्लड ही तो है, विदाउट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, जैसे ही डिफरेंट ब्लड
ब्लड ग्रुप जाएगा बॉडी के अंदर, वो इंसान का डेथ हो जाएगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि 100 लोग पे अगर ये काम किया गया कि रैंडम किसी के भी बॉडी से ब्लड लेकर के पेशेंट के बॉडी में दे दिया गया, वैसे स्थिति में मान लीजिए कि 60 लोग या 70 लोग का डेथ हो गया, बस 30 लोग बचे। तो इससे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी आया होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 70 लोग का डेथ हो गया। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और उसी स्टडी के अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह का ब्लड ग्रुप होता है और टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप का आइडिया आया था। तो ब्लड ग्रुप का जब आइडिया आया था तो उसी में एक साइंटिस्ट आए थे, कार्ल लैंडस्टीर। उन्होंने ये बताया था कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है और आरबीसी के अंदर एंटीबॉडी होता है। ये उनने पहला बात कहा था। उनने दूसरा बात ये कहा था कि सरफेस के ऊपर जो एंटीजन होगा वो एंटीबॉडी अंदर नहीं पाया जा सकता है। यानी अगर सरफेस पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए कभी भी नहीं हो सकता है। तो होगा क्या, अगर सरफेस पे जो एंटीजन है इसके उल्टा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, कहां पे, इनसाइड। यानी सरफेस पे एंटीजन ए है, इसके अपोजिट एंटीबॉडी कौन है, बी, ये प्रेजेंट है इनसाइड। आपको एक खास बात समझना है क्योंकि ब्लड ग्रुप का सवाल जैसे आपके सामने आता है पैनिक करते हैं बच्चे। तो ब्लड ग्रुप में एक खास बात आपको ये जानना है कि जो एंटीजन होगा ना सरफेस के ऊपर प्रेजेंट, वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। यानी इंसान का ब्लड ग्रुप अगर कह दिया मान लीजिए ए है, इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो भी ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा, बी होगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको एक चार्ट पे देखते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है इसका मतलब इसके पास दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे। बी का उल्टा क्या होगा, ए। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो उसके उल्टा क्या होगा, कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं है सरफेस के ऊपर तो मींस ओ ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटीजन तो कोई भी नहीं प्रेजेंट है, एंटीबॉडी क्या होगा, ए और बी दोनों। इसके ठीक उल्टा, अगर सरफेस पे कुछ नहीं है तो अंदर दोनों ही पाया गया। तो चार्ट के माध्यम से हम ये देखें कि ब्लड ग्रुप के टाइप। अब हम समझते हैं कि डोनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है और क्या कंडीशन होता है। जैसे अपने को नहीं पता है तो अपन क्या कर रहे हैं कि ए बी के बॉडी में ब्लड ट्रांसफर कर रहे हैं ए का। ब्लड ग्रुप चूंकि इसका ए है तो इसका सरफेस पे एंटीजन ए होगा, इसके सरफेस पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए और बी दोनों एंटीजन होगा। तो जैसे ही ब्लड ग्रुप किसके बॉडी में आएगा, ए बी के बॉडी में आएगा, एंटीजन एंटीजन इंटरेक्शन होगा। यानी एंटीजन एक दूसरे को पहचानेगा। एंटीजन जब आपस में इंटरेक्शन करेगा वहां पे ये पाएगा वो कि जो एंटीजन हमारे सरफेस पे है वही एंटीजन इसके सरफेस पे भी है, इसलिए यहां पर कोई अटैक नहीं होगा और ये ब्लड ग्रुप आसानी से ए बी के बॉडी में आ जाएगा। सेम कंडीशन अगर बी के साथ देखा जाए तो देखेंगे कि बी वाला एंटीजन ऑलरेडी यहां प्रेजेंट है तो इंटरेक्शन के टाइम पे कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। ओ वाले के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, जब ये इसके बॉडी में आएगा यानी ए बी के बॉडी में आएगा तो इस टाइम पे कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा, इसलिए कोई चांस नहीं बनता है रिएक्शन का। दैट इज एंटीजन डिफरेंट हो जाता है तो वैसे स्थिति में एग्लूटिनेशन होता है, दैट इज क्लंपिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से वेन में ब्लड का फ्लो बंद हो जाएगा और इंसान का डेथ हो सकता है। अब हमारे सामने ये सवाल आता है कि सर ए बी के पास तो दोनों ब्लड ग्रुप है और ट्रांसफर किया गया ए से तो इसके पास तो बी वाला भी था, ये तो बहस कर सकता है उससे, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन होता क्या है बच्चे कि ए बी के बॉडी में ए का ब्लड आया तो जब ए का ब्लड ए बी के बॉडी में दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ए बी के बॉडी में 5-5.5 लीटर के आसपास ब्लड होगा। उसके बॉडी में जो ब्लड आएगा ए का वो 500 ml के आसपास आएगा। जब वो 500 ml ब्लड आएगा, इंटरेक्शन होगा तो ब्लड का अमाउंट कम है, इसका ब्लड अमाउंट ज्यादा है, इंटरेक्शन में कुछ खास रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है और ब्लड डोनेशन इतने आसानी से नहीं होता है। जब ब्लड किसी रेसिपिएंट के बॉडी में पड़ता है वैसे स्थिति में उसके बॉडी में इम्यूनोसप्रेसेंट भी दिया जाता है ताकि कोई इंटरेक्शन ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन पे नहीं हो और इससे कोई डेथ ना हो पेशेंट का। दूसरा, एचएलए काउंट को भी मैच किया जाता है, एचएलए काउंट अगर हाई होगा तभी उस ब्लड को ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा, जो भी आदमी ब्लड को डोनेट कर रहा है वो बॉडी हेल्दी होना चाहिए, अगर ये बॉडी अनहेल्दी है तो ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इस बॉडी का कभी ऑपरेशन हुआ है या फिर डोनेटिंग बॉडी का कोई स्पेसिफिक मेडिसिन चल रहा है जो यूजुअल मेडिसिन नहीं है तो फिर वैसे स्थिति में ये डोनेट नहीं कर सकता है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या पाए कि ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसे ही आइए देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ के केस में क्या होता है। ब्लड ग्रुप ओ जो है ये मान लीजिए ब्लड दिया ए को, है ना, तो ब्लड ग्रुप ओ ब्लड दिया ए को, तो जब इसके पास ओ आएगा तो ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ए के पास एंटीजन है, तो जब ये ब्लड इसके बॉडी में आएगा तो वैसे स्थिति में यहाँ पे कोई खास स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से ब्लड का क्लंपिंग नहीं होगा। सेम चीज बी के साथ, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ बी एंटीजन है तो कोई खास इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसे ही ओ वाले के साथ तो कोई इंटरेक्शन स्पेसिफिकली नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट क्या होता है।
देखिए, यूनिवर्सल डोनर उसको कहते हैं जो किसी को भी ब्लड दे सकता हो, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट उसको कहते हैं जो किसी से भी ब्लड ले सकता हो। तो ओ के बारे में अभी आपने देखा कि ब्लड ग्रुप ओ जो है ये हर किसी को ब्लड दे रहा था, ऐसे ही ए बी जो था ये हर किसी से ब्लड ले रहा था। देयरफॉर we conclude that O is the universal donor whereas AB is the universal recipient, यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है और ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे नोटिस करना था, और वो जब भी ब्लड ट्रांसफर हो रहा था, एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफर हम लोग एक चीज पे फोकस कर रहे थे, दैट इज एंटीजन का प्रेजेंस। यानी अगर एंटीजन नहीं था, एंटीजन के एब्सेंस में वो यूनिवर्सल डोनर बन गया, है ना। एंटीजन के प्रेजेंस में ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन गया, है ना। तो क्या हुआ बच्चे, जब हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक सा आइडिया लगा लिए, तो इसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुप ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, ब्लड को ट्रांसफर करना शुरू कर दिए, डोनेट करना शुरू कर दिए, सफर्ड पेशेंट के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया। इससे क्या हुआ बच्चे, जब ये काम चलना शुरू हुआ तो फिर क्या पाया गया कि, या कह लीजिए 100 में से 70 लोग बच जा रहे थे, 30 लोग का डेथ हो जा रहा था। तो सवाल उठा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेडिकल के केस में, मेडिकल फील्ड के अंदर इंसान का डेथ होना एक बहुत बड़ा लायबिलिटी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उस इंसान से बहुत लोग जुड़े होते हैं। इसीलिए मेडिकल फील्ड के अंदर ऐसे एरर का चांस बिल्कुल ही 0 होता है। तो फिर से स्टडी शुरू हुई, और स्टडी जब शुरू हुआ इस बारी, तो इस बारी पाया गया कि रिसस मंकी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन था, और इसको कहा गया क्या, RH फैक्टर। जिस ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट था उसको कहा गया RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर ब्लड RH एब्सेंट था उसको कहा गया RH नेगेटिव। ध्यान से सुनना बात को, आप किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप सिर्फ A, सिर्फ B, सिर्फ O या सिर्फ AB नहीं सुनते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, ऐसे ही आप किसी भी पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, सिर्फ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप नहीं होगा, उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव जुड़ा होगा। पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि उसके साथ एक और एंटीजन होगा RH फैक्टर का, और वैसे ही नेगेटिव कहने का मतलब है कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। तो अब देखिए, AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसलिए था क्योंकि उसके पास दोनों ही एंटीजन थे, एंटीजन A और एंटीजन B। अगर AB को अभी भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट बनना है, वैसे स्थिति में AB के पास हर एंटीजन का होना जरूरी है। अगर आपसे पूछे स्पेसिफिकली कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वैसे स्थिति में AB प्लस यानी AB पॉजिटिव विल बी द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पास अब 3 एंटीजन है, AB है, B भी, और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। वैसे ही इस तरफ क्या था कि एंटीजन नहीं होने की वजह से ये हर किसी को ब्लड डोनेट कर रहा था। तो अब अगर अभी भी इसको डोनर, यूनिवर्सल डोनर बने रहना है, तो वैसे स्थिति में वो ब्लड ग्रुप वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होना चाहिए। अब इस बार इसके पास RH फैक्टर ही प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे RH फैक्टर प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम गलत ब्लड को दे दे तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, एंटीजन इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन के टाइम पे अगर दोनों के सरफेस का एंटीजन सेम होता है तो कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर एंटीजन डिफरेंट होता है, वैसे स्थिति में एग्लूटिनेशन होता है, दैट इज क्लंपिंग ऑफ ब्लड होता है, जिसकी वजह से वेन के अंदर ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होता है और देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंसान का डेथ हो जाए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मल्टीपल एलिजन के अलावे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।